शेयर मार्केट एक ऐसा कुआं है जो पूरे देश की गरीबी मिटा सकता है। इस वीडियो का मोटिव सिर्फ एक ही है दोस्तों, कि शेयर मार्केट की परफेक्ट नॉलेज आपको दे सकें और इससे सीखकर आप शेयर मार्केट में सक्सेस हो पाएं। आज शेयर मार्केट में सेंसेक्स, निफ्टी, आईपीओ, स्टॉक एक्सचेंज, इन सब के पीछे बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है और शेयर मार्केट कैसे काम करता है उसके बारे में जानते हैं। और जिसने शेयर मार्केट का नाम आज पहली बार ही सुना होगा उनको भी ये सारी चीजें समझ में आ जाएंगी और अपने फोन से बिना किसी मदद के शेयर मार्केट से प्रॉफिट कमा सकेंगे। तो आइए जानते हैं इन सब चीजों को एक सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। फॉर एग्जांपल, आपकी वड़ा पाव की लारी है मुंबई के मीरा रोड पे किसी कॉर्नर पर और आपके पास वड़ा पाव बनाने का एक ऐसा फॉर्मूला है जो लोगों को बहुत पसंद आ रहा है और आप जैसे ही अपना ठेला लगाते हो 1-2 घंटे के अंदर आपके सारे वड़ा पाव बिक जाते हैं। एक दिन आपने सोचा कि ये लोगों को इतना पसंद आ रहा है, अगर मैं इसको ज्यादा बनाना शुरू कर दूं और ज्यादा लोगों के बैठने का इंतजाम कर दूं, दुकान चालू कर दूं। पैसा ही पैसा होगा। लेकिन शॉप के लिए पैसे का इंतजाम करना होगा ना, तब तो आप शॉप को आगे बढ़ा पाएंगे। अगर आपके पास पैसे हैं तो लगा सकते हैं, लेकिन अगर नहीं है तो दोस्तों, रिश्तेदारों, इन सभी से उधार लिया जा सकता है और जब आपकी शॉप अच्छी चलने लगेगी तो आप अपने कमाए हुए पैसे से उनके पैसे वापस कर देंगे। लेकिन इसके बाद भी लोगों की भीड़ कम नहीं हो रही है, लोग और ज्यादा ही पसंद कर रहे हैं। अब आपको लगने लगा कि यार अपना प्रोडक्ट तो बहुत ही जबरदस्त चल रहा है, लोग बहुत ही ज्यादा पसंद कर रहे हैं, तो क्यों ना इसको पूरे मुंबई में बेचना शुरू कर दिया जाए। पूरे मुंबई मतलब बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट आएगा, प्रॉफिट भी अच्छा होगा, लेकिन अब आपको पैसे ज्यादा चाहिए होंगे। पूरे मुंबई में दुकान लेनी होगी, टीम बनानी पड़ेगी और इतना पैसा अब आपके दोस्त या रिश्तेदार भी अरेंज नहीं कर सकते। तो अब आपके पास एक ही ऑप्शन बचता है कि आप बैंक जाएं लोन के लिए। अगर बैंक से लोन मिल भी गया तो 12 से 15% का इंटरेस्ट देना होगा और नेक्स्ट मंथ से ही ईएमआई शुरू हो जाएगी और बिजनेस को सेट करने में तो टाइम लगेगा ना, इतनी जल्दी तो सेट होगा नहीं। जब तक आप मुंबई का प्लान इंप्लीमेंट करने का सोच रहे होंगे तब तक तो बैंक की ये ईएमआई आपके सर पर होगी और पता चलेगा कि बिजनेस को बड़ा करने की बजाय जो पहले आ रहा था वो भी अब कम हो गया है। ऐसे केस में मार्केट के अंदर एक ऑप्शन होता है एंजल इन्वेस्टर का। ये जो एंजल इन्वेस्टर हैं, ये आपको पैसा उधार की तरह नहीं देते हैं, बल्कि ये पैसा आपको लौटाना ही नहीं है। क्या बोला तूने? लेकिन ये जो पैसा आपको देंगे ना, उसके बदले में आपके बिजनेस में से शेयर्स लेंगे, मतलब कि आपके बिजनेस में हिस्सेदारी लेंगे। आपकी डील हुई है, 10% हिस्सेदारी के बदले आपको 1 करोड़ रुपए मिलेंगे। तो जो भी आप कमाओगे ना, उसका 10% आपको एंजल इन्वेस्टर को देना होगा। एंजल इन्वेस्टर को आपके साथ मिलकर कोई काम नहीं करना है, बस वो पैसे लगाएगा और आपके प्रॉफिट में से 10% ले जाएगा घर बैठे बैठे। अब आपने पूरी मुंबई में अपना नाम बना लिया, लोग आपके प्रोडक्ट को बहुत ज्यादा पसंद कर रहे हैं और इसके बाद आपने सोचा कि यार इसको 2 से 4 सिटी में और बढ़ाना चाहिए, यानी कि मुंबई से बाहर निकलने की जरूरत है। अब इस केस में पैसे ज्यादा चाहिए होंगे और इतना पैसा एंजल इन्वेस्टर के बस की बाहर की बात होगी। बस इस केस में आपकी मदद कर सकते हैं वेंचर कैपिटलिस्ट। वेंचर कैपिटलिस्ट एक तरह की कंपनीज होती हैं जिनका काम ही यही होता है कि मार्केट के अंदर स्टार्टअप्स और बिजनेस को फाइंड करें और उनको फंड करें, उनके शेयर्स और हिस्सेदारी लें। वेंचर कैपिटलिस्ट के पास बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट करने की कैपेबिलिटीज होती हैं। अब आप कहेंगे कि यार हमारा प्रोडक्ट तो बहुत अच्छा चल रहा है, हमारे पास बहुत अच्छा आइडिया है और अगर आपके बिजनेस में दम होगा तो आपको फंड मिल जाएगा। और ये जो एंजल इन्वेस्टर और वेंचर कैपिटलिस्ट होते हैं वो हवा में पैसे नहीं दे देते हैं, आपके रेवेन्यू की सारी डिटेल्स चेक करते हैं, आपको प्रॉपर प्रेजेंटेशन देनी होती है। अब मान लो कि 10% शेयर देकर एंजल इन्वेस्टर से पैसा उठाया, 10% शेयर देकर वेंचर कैपिटलिस्ट से पैसा उठाया। अब इसके बाद भी आपका प्रोडक्ट रुक नहीं रहा है और लोग और डिमांड करते ही जा रहे हैं। अब आप सोच रहे हो कि यार इस चीज को मैं इंटरनेशनल लेवल पर लेकर जाऊं तो ऑल ओवर इंडिया में ब्रांचेस खोलने के लिए आपको और ज्यादा पैसे चाहिए होंगे और वो एंजल इन्वेस्टर और वेंचर कैपिटलिस्ट के बस की बाहर की बात होगी। अब इस केस में आपको पब्लिक के पास जाना होगा अपने शेयर्स देकर पैसे उठाने के लिए। जब पहली बार कोई कंपनी पब्लिक के पास जाती है पैसा उठाने के लिए तो उसको कहते हैं आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। जिस भी कंपनी के नाम पर पब्लिक लिमिटेड लिखा होता है उसका मतलब यही होता है कि वो कंपनी लोगों के पास जाकर अपने शेयर्स देकर पैसे उठा चुकी है और मार्केट में जाकर आप उसके शेयर्स खरीद सकते हैं। देखिए, जो वड़ा पाव का बिजनेस था ना, ये आपने अकेले स्टार्ट किया था, लेकिन आपके प्रोडक्ट में दम था, आपने हिस्सेदारी दी, सबको अपने साथ जोड़ा और सारे लोग काम कर रहे हैं। तो इसीलिए बिजनेस के अंदर पैसे से ज्यादा आपके प्रोडक्ट में दम होना चाहिए। अब अगर आपको दोबारा शेयर मार्केट में आना है तो आईपीओ के थ्रू आना होगा। जब दोबारा आईपीओ लेकर कंपनी आती है तो उसको एफपीओ कहते हैं। अब आप कहोगे कि यार हमने तो मूवी और न्यूज में देखा है कि शेयर्स ऊपर नीचे होते रहते हैं, तो कंपनी का ऑनर है वो घबराते रहते हैं। तो देखिए, इससे कंपनी को फर्क पड़ता है लेकिन डायरेक्टली नहीं पड़ता है।
इनडायरेक्टली पड़ता है। ये जो कंपनी के शेयर्स होते हैं, इनके प्राइस एक तरह के ओवरऑल कंपनी की रेपुटेशन को रिफ्लेक्ट करते हैं। मार्केट के अंदर जब वो पैसा उठाएंगे किसी काम के लिए, मार्केट के अंदर से जो उनका करंट रेट चल रहा होगा वो एक तरह का बेस होता है किसी भी कंपनी का। दूसरी चीज, अगर कंपनी बैंक से लोन उठाती है तो वो अपने शेयर्स एज अ सिक्योरिटी देती है। मान लीजिए 1000 रुपए के शेयर्स अगर जमा किए हैं तो बैंक ने उसके हिसाब से 600 या 700 रुपए तक का लोन दे दिया है। अब अगर किसी वजह से मार्केट के अंदर शेयर्स के प्राइस गिर जाते हैं तो जो बैंक है वो कंपनी का गला पकड़ेगा कि हमें और शेयर दीजिए, क्योंकि आपके शेयर के प्राइस तो गिर गए ना। इसीलिए कंपनी के ओनर घबराते हैं कि शेयर के प्राइस नीचे नहीं गिरने चाहिए ताकि बैंक उनका गला ना पकड़े और पब्लिक में उनकी रेपुटेशन बनी रहे। और जब कंपनी पब्लिक से आईपीओ लेके पैसा उठाती है और अपने काम में लग जाती है, तब पब्लिक जिसने कंपनी के आईपीओ के शेयर्स खरीदे हैं वो इंतजार करती है कि कंपनी प्रॉफिट कमाए और उसको ज्यादा फायदा मिले। और अगर आप आईपीओ के टाइम पर शेयर्स नहीं खरीद पाए तो जिन लोगों ने आईपीओ के टाइम पर शेयर्स खरीदे हैं उनसे मोल भाव करके आप शेयर्स ले सकते हैं। और जिस जगह पर सारी चीजों का मोल भाव होता है उसको कहते हैं स्टॉक एक्सचेंज। यस, 1875 में प्रेमचंद नाम के एक आदमी ने बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज स्टार्ट किया था, जहां पर एक एरिया डिसाइड होता था, लोग इकट्ठा होते थे और मोल भाव करते थे और ऐसी कंपनी के शेयर्स आपस में पेपर के जरिए एक दूसरे से खरीदते और बेचते थे और ये काफी तेजी से फेमस होने लगा था। तो गवर्नमेंट भी इसकी सक्सेस को देख करके 1992 में कंप्यूटराइज सिस्टम लेकर आई और इस पूरे प्रोसेस का, जिसको नेशनल स्टॉक एक्सचेंज कहते हैं, उसको लीगलाइज कर दिया। और आगे चलकर बीएसई यानी कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज भी अपना जो एक सिस्टम है वो पूरा कंप्यूटराइज्ड कर दिया गया। अब आजकल तो ऐसा है कि अगर आप मोबाइल पे घर बैठे बैठे क्लिक करेंगे तो एक ही क्लिक में आप शेयर खरीद सकते हैं और बेच सकते हैं। अभी कई सारे एक्सचेंज हैं जैसे कि जयपुर एक्सचेंज, कोलकाता एक्सचेंज, बट एनएसई और बीएसई बहुत ज्यादा फेमस है और ये दोनों ही मुंबई के अंदर है। अब आप कहोगे कि इसमें पैसा कैसे लगाया जाता है। देखिए, शेयर मार्केट के अंदर आप चाहे तो खुद अपनी रिसर्च करके अपने हिसाब से जो अच्छा लगे उसके हिसाब से आप शेयर खरीद सकते हो। आई मीन टू से कि पैसा लगा सकते हो। लेकिन और भी कई इफेक्टिव तरीके हैं जहां आप मल्टीपल शेयर्स मल्टीपल सेक्टर्स में जाकर खरीद सकते हो, जैसे कि इंडेक्स फंड। इंडेक्स फंड एक टाइप का म्यूचुअल फंड है जो कि स्टैब्लिश बेंचमार्क इंडेक्स को रेप्लिकेट करता है। जब आप उस इंडेक्स में पैसा लगाते हो तो वो पैसा उस पर्टिकुलर इंडेक्स के अंदर चला जाता है, कंपनीज में इन्वेस्ट होता है। इसे म्यूचुअल फंड कहते हैं। म्यूचुअल फंड यानी कि आप मंथली 500 रुपए से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हो। अगर आपको शेयर मार्केट की ज्यादा नॉलेज नहीं है और आप शेयर मार्केट में सेफ इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो आप मंथली बेस पर म्यूचुअल फंड यानी कि एसआईपी करना स्टार्ट कर सकते हो। म्यूचुअल फंड कैसे होते हैं कि शेयर मार्केट का जो मार्केट एक्सपर्ट होंगे वो आपके पैसे का किसी अच्छी कंपनी को देखकर उसमें इन्वेस्ट करेगा और उससे प्रॉफिट शेयर करेगा। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के बारे में तो आप सभी ने सुना ही होगा कि आज सेंसेक्स 100 पॉइंट ऊपर चला गया, निफ्टी 50 पॉइंट नीचे चला गया। इन सब का क्या मतलब होता है? तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज क्या करता है? ये टॉप 30 कंपनीज को ट्रैक करके पूरे मार्केट का हाल प्रिडिक्ट करता है, जिसको नाम दिया गया है सेंसेक्स। और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज टॉप 50 कंपनीज को ट्रैक करता है और मार्केट प्रिडिक्ट करता है, जिसको निफ्टी कहते हैं। तो ज्यादातर ऐसा ही होता है कि ये जो सेंसेक्स और निफ्टी है, इसकी जो टॉप कंपनीज होती हैं, ये जिस तरफ जा रही होती है मार्केट उसी तरफ जा रहा होता है। लेकिन कोई जरूरी नहीं कि मार्केट उधर ही जाएगा। ऐसा भी हो सकता है कि सेंसेक्स ऊपर जा रहा हो और आपके पास जो स्टॉक हो वो नीचे जा रहा हो। तो ऐसा भी हो सकता है और इसका उल्टा भी हो सकता है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये जो सेंसेक्स है और ये निफ्टी है, इनमें कौन सी कंपनी सेलेक्ट होती हैं? देखिए, सेंसेक्स में 30 बड़ी कंपनी सेलेक्ट होती हैं और निफ्टी में 50 बड़ी कंपनी सेलेक्ट होती हैं। अब बड़ी कंपनी कौन सी होती है? डेफिनेशन क्या है बड़ी कंपनी की? ये डिसाइड कैसे होता है? देखिए, टोटल नंबर ऑफ शेयर्स एक पर्टिकुलर कंपनी के जो हैं और जितने रुपए के होते हैं, अगर उनको मल्टीप्लाई करते हैं तो जो भी अमाउंट आएगा उसमें जिस कंपनी का सबसे ज्यादा अमाउंट आएगा वो कंपनी सबसे बड़ी कंपनी होगी। और इस तरीके से टॉप 30, टॉप 50 की लॉट बनती है, यानी कि वैल्यूएशन के अकॉर्डिंग कंपनी की क्या वैल्यूएशन है। और ये जो सेंसेक्स और निफ्टी में जो टॉप 30 और टॉप 50 कंपनीज होती हैं वो चेंज भी होती रहती हैं। अगर किसी कंपनी का शेयर नीचे गिर गया तो वो टॉप 30 या फिर टॉप 50 से बाहर भी हो जाएगा, सीधी बात है। अब बात करते हैं किसी भी शेयर का प्राइस ऊपर और नीचे क्यों होता है। देखिए, शेयर मार्केट के अंदर मेनली 3 एंटिटी होती हैं, जिस वजह से कंपनी के जो शेयर्स होते हैं उनका दाम ऊपर और नीचे होता है। पहला होता है रिटेल इन्वेस्टर, दूसरा होता है इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर और तीसरा होता है एडवाइजर रेटिंग एजेंसीज।
अब देखिए, रिटेल इन्वेस्टर आपके और हमारे जैसे लोगों को कहा जाता है जो मार्केट का माहौल देखकर और शेयर्स को खरीदते और बेचते हैं। दूसरे होते हैं इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। ये बल्क में शेयर्स उठाते हैं किसी कंपनी या फिर किसी पर्टिकुलर सेक्टर के, जैसे कि इंडेक्स फंड या फिर म्यूचुअल फंड। और तीसरे होते हैं एडवाइजर रेटिंग एजेंसी। ये प्रेडिक्ट करती है कि इकोनॉमी ऊपर जा रही है या फिर नीचे जा रही है, या फिर कौन सा सेक्टर ग्रो करेगा, कौन सा सेक्टर नीचे जाएगा। ये तीन एंटिटीज मिलकर पूरे मार्केट का मूड किस तरफ जाएगा ये डिसाइड करती हैं। तो बेसिकली आपको सही से रिसर्च करनी है और रिलायबल सोर्स पर ही ट्रस्ट करना है अगर आप शेयर मार्केट में पैसा लेकर उतर रहे हैं। ये एक लॉन्ग टर्म गेम है। अगर आप रातों रात करोड़ों के सपने देख रहे हैं और शेयर मार्केट में उतरेंगे तो आपको नुकसान होना तय है। और ये जो शेयर मार्केट में टिप मिलती है ना, ये जो फेक एक्सपर्ट्स होते हैं इनके चक्कर में बिल्कुल मत पड़िएगा। रिलायबल एडवाइजर एजेंसी और रिलायबल सोर्सेज हों तो उन्हीं पर ही ट्रस्ट करें। बाकी जो लोकल टिप्स मिलती हैं इनके भरोसे से आपको बिल्कुल नहीं रहना है। आपको इन्वेस्ट करने के लिए, शेयर मार्केट में कमाने के लिए बस आपके पास एक मोबाइल होना चाहिए। शेयर मार्केट में शेयर्स खरीदने और बेचने के लिए तीन चीजें जरूरी हैं। पहला होता है सेविंग अकाउंट, दूसरा होता है डीमैट अकाउंट और तीसरा होता है ट्रेडिंग अकाउंट। सेविंग अकाउंट से आप पैसा ट्रांसफर करते हैं, वो ट्रेडिंग अकाउंट में जाता है, और ट्रेडिंग अकाउंट से आप शेयर्स खरीदते हो यानी कि ट्रेडिंग करते हो, और वो शेयर्स आपके डीमैट अकाउंट में सेव हो जाते हैं। और जिस तरीके से आपके सेविंग अकाउंट में आप देखते हो कि आपके बैंक में कितना पैसा है, उसी तरीके से आपके डीमैट अकाउंट में दिखता है कि किस कंपनी के कितने शेयर्स आपके पास हैं। ऐसे ही नॉलेज भरे वीडियोस के लिए हमें शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।